जय हिंद प्यारे बच्चों। जय हिंद कमांडोज। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और एग्जाम हमारा नजदीक है। महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक हमारे हैं जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं। और ज्योग्राफी में जब भी इंडियन ज्योग्राफी की बात आती है तो रिवर सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका माना जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कल हमने रिवर सिस्टम के बारे में काफी सारी चर्चा की थी, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्दावली, वोकैबलरी हमने इसकी पढ़ी थी कि भाई सिस्टम क्या होता है, जिसको हिंदी में तंत्र हम कहते हैं, वो क्या होता है। सहायक नदी क्या होती है, ट्रिब्यूटरी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, हिंदी में जिसको वितरिका कहते हैं। इन सभी के बारे में हमने जो है चर्चा की थी। फर्स्ट क्लास है, ओम प्रकाश भाई का फर्स्ट क्लास है। ओके, जय हिंद भाई, जय हिंद सारे बच्चों को, विक्की कुमार, अर्चना, अंशुल, अभय। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हमने कल चर्चा के लिए थी। कल हमने ये सारी बातें यहाँ पे की थी कि भाई कहाँ कहाँ पे जो है कौन कौन सी नदियां हैं। पंचनद के बारे में चर्चा हुई थी, सिंधु नदी के बारे में चर्चा हुई थी, सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में चर्चा हुई थी। और ये सारी जो है चर्चाएं हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे प्रश्न आपका बन सकता है, इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने इसको रिवाइज किया होगा और ढंग से लर्न किया होगा। ठीक है भाई। ये अपने प्रियांशु राव भाई कह रहे हैं जय हिंद। ओके, जय हिंद भाई, जय हिंद। ठीक है, सभी भाइयों को जय हिंद। तो यहाँ पे आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने कहा था ना कि हिमालय की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, इसमें डिफरेंशिएट जो था हमारा, हमने जो डिफरेंस इसमें नोट किया था, इसके बारे में भी चर्चा हुई थी। और फिर हमने यहाँ पे तीन सिस्टम के बारे में कहा था कि भाई हिमालय का जो है तीन सिस्टम है। एक सिंधु नदी का तंत्र है, एक आपका गंगा नदी तंत्र, एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी कि गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और सिंधु रिवर सिस्टम। ठीक है, जिसमें से सिंधु वाला हमने पढ़ लिया था, सिंधु नदी तंत्र यानी कि सिंधु रिवर सिस्टम पढ़ लिया था। और इससे संबंधित सभी चर्चाएं हमारी हो चुकी थी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सर, वो रहेगा आपका गंगा नदी तंत्र यानी कि गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है जी। जय हिंद भाई सौरभ राठौर, विवेक कुमार यादव, सारे बच्चे जो है आपके बहुत बढ़िया हैं, बहुत सुंदर हैं। ठीक है जी। चलो, आज जो है फिर हम गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। गंगा नदी जो है, इसे नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो चुका है। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो वो गंगा है। दूसरा, गंगा नदी को होली रिवर भी कहा जाता है, पवित्र नदी भी कहा जाता है, क्योंकि समस्त हिंदुओं की आस्था गंगा नदी में है, गंगा नदी की पवित्रता में है। और ऐसा माना जाता है, और माना नहीं, ये तो खैर जाना भी जाता है, ये हमने अपने घर में भी रखा हुआ है। गंगा जल जो है उसको, वो खराब नहीं होता बहुत जल्दी, बहुत लंबे समय तक अगर आप उसे रखते हैं घर में भी, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जो गंदगी होती है वो नीचे तलहटी पे बैठ जाती है, और जो जल होता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध ही रहता है। तो ये गंगा नदी का जो है एक आश्चर्यजनक ये तथ्य है कि भाई गंगा नदी का पानी बहुत लंबे समय तक भी खराब नहीं होता। हरिद्वार से हमने भरा था गंगा नदी का पानी, यहाँ पे से हरिद्वार नजदीक है देहरादून से, तो यहाँ से वो हमेशा हम लाते रहते हैं वहां से। तो बहुत लंबे टाइम से रखा हुआ है, साल भर रख लो आपको पानी खराब नहीं होता। और जनरली अगर आप कोई दूसरा पानी होता है, नल का पानी होता है, कोई दूसरा पानी होता है, उसको अगर आप पानी में, बाल्टी में या किसी भी जो है प्लास्टिक की बोतल में रखोगे, तो कुछ दिनों में उसमें कीड़े पड़ने लग जाते हैं, पानी खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये गंगा नदी का कुछ आपका आश्चर्यजनक तथ्य वो है, आपका तथ्य है। और ऐसा इसलिए माना जाता है, इस पे शोध किया गया था, ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में कुछ इस प्रकार के बैक्टीरिया हैं, कुछ इस प्रकार की जड़ी बूटी, कुछ ऐसा केमिकल उसमें है जो लंबे समय तक उसको क्या करता है, सही बना के रखता है, शुद्ध बना के रखता है। ठीक है, चलो ये तो कुछ हमारी फैक्चुअल पॉइंट थे। अब हम आते हैं गंगा नदी के बारे में, कि गंगा नदी के बारे में जो है हमारी चर्चा आज रहेगी। ठीक है जी। गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि भाई आपने क्या करना है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूं, वैसे वैसे आप भी बनाते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप बनाते हुए चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको जो है बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जो है उसमें दिखना शुरू हो जाएगा, और बहुत लंबे समय तक आपको वो याद भी रहेगा। ठीक है जी। हाँ, जय हिंद भाई सूरज यादव, कैलिफोर्निया, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। अच्छा, विवेक कुमार यादव, कॉलीफॉर्म। तो इसी प्रकार से जो है गंगा नदी का जो सिस्टम है, जैसे कल हमने ब्रह्मपुत्र को बनाया था, ऐसी इस सिस्टम को
भी आप बनाएंगे, ठीक है ना, आज आप क्या है, इस सिस्टम को भी बनाएंगे। ठीक है जी। चलो, अब उत्तराखंड हमारा है, उत्तराखंड से इस नदी का जो है जन्म होता है, ये उत्तराखंड से होता है। और क्या हो गया है। मेरी फाइल कहाँ चली गई। भाई फाइल कहाँ चली गई इसकी, कोई दूसरा सिस्टम आ गया इसमें। चलिए ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए जो है इसमें कुछ डिस्ट्रप्शन कुछ हो गया था। फाइल कहीं यूके तो नहीं चली गई है। नहीं भाई, कहीं नहीं चली गई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब ठीक है अब। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ से जो गंगा निकलती है उत्तराखंड से, इस जगह का नाम है आपका गंगोत्री में गौमुख, ठीक है ना, गौमुख। अब गौमुख और गंगोत्री में अंतर क्या है, इसको थोड़ा सा आपने समझ लेना है। गौमुख, गंगोत्री, ठीक है ना। गंगोत्री असल में किसी जगह का नाम नहीं है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि गंगोत्री किसी जगह का नाम नहीं है। असल में गंगोत्री क्या है आपका, हाँ, गंगोत्री क्या है आपकी जो है, एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, बर्फ की मोटी मोटी चादरें होती हैं, कई किलोमीटर एरिया में वो फैली होती है और कई मीटर आपका जो है गहरी होती है। तो ये जो बर्फ की जो मोटी मोटी चादरें आपकी होती हैं, इनके पिघलने से जल धाराओं का जन्म होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, नदियां कहते हैं। तो गंगोत्री नाम का जो ग्लेशियर है, इसके पिघलने से जो आपकी जलधारा बनती है, और वो जलधारा जहां से हमें विजुअल होती है, जहां से हमें दिखती है, वो जगह कौन सी है आपकी, गौमुख है। ठीक है ना, गौमुख वो जगह है जहां से वो धारा वो प्रकट होती है, वो हमारे सामने दिखती है, हमारे सामने विजुअल हमें होती है, तो वो गौमुख है वहां पे। ठीक है, इतना आपने समझना है कि गौमुख का और गंगोत्री में अंतर क्या। गंगोत्री तो बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा बर्फ की चादर है, जिसके पिघलने से जल की धाराएं, वाटर स्ट्रीम्स आपकी बनती हैं, और वो जो वाटर स्ट्रीम है वो हमें विजिबल जो होती है, जो प्रकट जहां पे वो होती है, उस जगह का नाम क्या है, गौमुख है। इसीलिए उसको गौमुख कहते हैं, भाई गाय के मुख से उस धारा का जन्म हो रहा है। ठीक है, तो वहां से इसका जन्म होता है, और जब इसका जन्म होता है तब इसका नाम आपका गंगा नहीं होता है, इसका नाम क्या होता है उस टाइम पे, भगीरथी होता है। क्या होता है उसका नाम, भगीरथी, भागीरथी कहते हैं उसको, भागीरथी, ठीक है ना। तो भागीरथी इसका नाम होता है, भागीरथी नदी हम उसको जो है उस टाइम पे कहते हैं, इसको गंगा नहीं कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, इसको गंगा नहीं कहा जाता है, इसको भागीरथी कहा जाता है। राजा भगीरथी की कहानी इससे जुड़ी हुई है कि भाई राजा जो भगीरथी थे, उन्होंने क्या किया था, तप किया था। और गंगा कहां रहती थी, शिव जी की जटाओं में रहती थी। तो उन्होंने तपस्या की, क्योंकि हिंदुओं में यह माना जाता है कि भाई जब तक अस्थि विसर्जन, जो हड्डियों का जो है लास्ट में जब जलाने के बाद जो हड्डियां बचती हैं, यदि उनको गंगा में तर्पण न किया जाए तो मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसा कुछ जो है विश्वास हिंदुओं में जो है। तो भगीरथी जो थे, उनके जो पुराने माता होंगे, पिता होंगे, उनसे पुराने दादा होंगे, उनके जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि उनके जिसको कहते हैं ना पूर्वज,
उनको मुक्ति नहीं मिली थी कि भाई गंगा तो जो है शिव जी की जटाओं में समाई हुई है, और जब तक गंगा में अस्थियों का अर्पण नहीं होगा तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो भगीरथी ने तपस्या की और फिर शिवजी ने प्रसन्न होकर गंगा को जो है धरती पर छोड़ दिया। तो कहते हैं जो वो प्रकट हुई आपका गौमुख में, और वहां से फिर वो बहते हुए आगे बढ़ी। तो क्योंकि भागीरथी के तप से उसका जन्म हुआ है, तो इसीलिए उसका नाम क्या रखा दिया हमने, भागीरथी। राजा भगीरथ के नाम पे वो हो गया आपका भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी आपका आगे बढ़ती है। गंगा इसको वहां पे कोई नहीं कहता, इसका नाम गंगा नहीं माना जाता, इस चीज को आपने समझ लेना है। तो उसके भगीरथी के नाम से यह आगे बढ़ेगी। और जब देवप्रयाग नामक स्थान पे, इसको ध्यान में रखिएगा, जब देवप्रयाग नामक स्थान पे, देवप्रयाग नाम का स्थान है, यहां पे एक नदी आपका मिलती है उससे, जिसका नाम होता है आपका अलकनंदा। ठीक है ना, अलकनंदा। अलकनंदा जो नदी है, जब इस नदी का मिलन भागीरथी से होता है, कहां पे होता है सर, ये क्वेश्चन आता है आपका देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग उत्तराखंड में जब जो है आपका भागीरथी से अलकनंदा का मिलन होता है, इन दोनों नदियां आपका वहां पे मिलती हैं। उसके बाद इनकी जो कंबाइंड स्ट्रीम है, इनकी जो संयुक्त धारा है, उसको वहां से फिर गंगा का नाम मिलता है। इससे आगे इसको गंगा कहा जाता है। तो प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि गंगा नदी को गंगा का जो नाम मिला है वो किस स्थान से मिला है, तो आपने कहना है देवप्रयाग में। ठीक है जी, देवप्रयाग में भगीरथी नदी जो कि गौमुख से आ रही है, उससे अलकनंदा नदी, और अलकनंदा के किनारे पे क्या है आपका, बद्रीनाथ। अलकनंदा के किनारे पे बद्रीनाथ है, ये बद्रीनाथ से आ रही है। तो बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी आती है, गौमुख से जो है आपका भगीरथी आती है, और देवप्रयाग नामक स्थान पे दोनों का मिलन होता है। और उसके बाद जो आगे संयुक्त धारा बन रही है उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसको आपने कुछ ऐसे समझना है। तो उसके बाद वो गंगा बन के निकलती है, और गंगा बन के ही फिर वो आपका आगे बढ़ती है। जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो ऋषिकेश हरिद्वार के समीप, ऋषिकेश से ही मान के चलिए वो मैदानों में प्रवेश करती है। और जैसे ही वो हरिद्वार को क्रॉस करेगी तो ये मान के चलिए वो पूरी तरह से मैदानों में प्रवेश कर चुकी होती है। तो हरिद्वार ऋषिकेश के निकट गंगा नदी फिर आपका मैदानों में प्रवेश करती है। और जब ये मैदानों में प्रवेश करती है तो सर्वप्रथम मैदानों में इसमें सबसे पहले जो नदी आके मिलती है, उस नदी का नाम है, उत्तराखंड में ही उसका जन्म होता है, उस नदी का नाम है रामगंगा। ठीक है ना, इस नदी का नाम क्या है आपका, रामगंगा। ये जो रामगंगा नदी है, ये रामगंगा, रामगंगा, ठीक है ना, रामगंगा। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा हुआ था कि वह कौन सी नदी है जो गंगा नदी में सर्वप्रथम तब आके मिलती है जब गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। तो जैसे वो मैदानों में प्रवेश करेगी, सबसे पहले उससे जो उसकी सहायक नदी, उसकी ट्रिब्यूटरी उससे आके मिलती है, वह है आपका रामगंगा। रामगंगा के बाद इसमें जो है आपका गोमती, गोमती नदी आके मिलती है। ठीक है ना, गोमती जो नदी है, ये जो गोमती नदी है, गोमती, गोमती नदी है, इसी नदी के किनारे पे कौन सा शहर है आपका, लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ, वो गोमती नदी के किनारे पे है। और गोमती नदी की खास बात यह है कि यह जो है आपका उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में फुलहर नाम की झील है। फुलहर नाम की झील से इसका जन्म होता है गोमती नदी का। और लखनऊ जो शहर है, लखनऊ शहर आपका गोमती नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो ये जो लखनऊ शहर आपका गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, ये जो गोमती नदी है, गोमती नदी की खास बात यह है, और यहां से क्वेश्चन ये आता है कि वह कौन सी नदी है जो गंगा नदी के बाएं तट पे मिलती है, यानी कि लेफ्ट बैंक में मिलती है, जो उस तरफ का किनारा है वहां मिलती है, लेकिन हिमालय की नदी नहीं है। तो वो एकमात्र नदी जो गंगा नदी के बाएं तट पे मिलेगी, लेकिन हिमालय से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, तो वो एकमात्र गोमती है। इसके अलावा जितनी भी नदियां, जैसे अभी मैंने अलकनंदा आपको बनाया, रामगंगा बताया, इसके आगे गोमती के आगे घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, जितनी भी नदियां इस तरफ आपकी आएंगी वो सब हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। केवल गोमती ही एकमात्र ऐसी नदी है जो आपका गंगा नदी के बाएं तट पे मिलती है, लेफ्ट बैंक पे मिलती है, लेकिन वो हिमालय से नहीं आती, वो हिमालय से उसका जन्म नहीं होता है। इस बात को आपने बराबर समझ लेना है। ठीक है जी, तो गोमती के बाद आपका जो है फिर यहां नेपाल से आपका घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। इस प्रकार की ये नदियां जो है आपका किसकी ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियां
वो गंगा में आके मिलती है। ठीक है ना। गोमती के बाद जैसे ये दूसरी नदी हम बना लेते हैं यहां पे, इसका नाम है घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है ना। अब ये जो कोसी है, इस कोसी को क्या कहते हैं, ये बिहार का शोक कहते हैं इसको, बिहार का शोक इसको कहा जाता है। ठीक है ना, बिहार का शोक कहा जाता है। और इसके बाद देखिए कोसी है, फिर एक और नदी होती है जिसको हम कहते हैं महानंदा। ठीक है ना, महानंदा आपका भागलपुर के पास मिलती है। तो ये महानंदा नदी है। आशीष सर ने पढ़ाया गोखुरबक बारे में, मतलब गोखुरबिक, क्या कह रहे हो, बिहार का शोक। भाई यस सर, आशीष सर ने पढ़ाया। ये क्या, कौन आशीष सर पढ़ाए हैं? और दूसरी बात गोखुरबक क्या है ये? समझ नहीं आया। चलिए, तो ये महानंदा है। इसी प्रकार से देखिए इस तरफ की सारी नदियां कौन कौन सी हो गई, अलकनंदा पहले मिल रही है उससे, जहां पे देवप्रयाग में। उसके बाद क्या है आपका, रामगंगा मिल रही है। मैदानों में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है, रामगंगा है। फिर उसके बाद गोमती मिलता ही है। तो गोमती क्या है, लखनऊ शहर उसी के किनारे पे है। और गोमती वो नदी है जो नदी आपका लेफ्ट बैंक पे मिलेगी, उसके बाएं तट पे मिलेगी, लेकिन हिमालय से नहीं उसका जन्म होगा। बाकी सभी नदियां देखिए, अलकनंदा, रामगंगा, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, इन सब का जन्म हिमालय से होता है। केवल गोमती का जन्म हिमालय से नहीं हो रहा है, और वो उसके बाएं तट पे मिल रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो है सहायक नदियां हैं, ये इसकी सहायक नदियां हो गई हैं। इसके आगे अब जो है आते हैं इसके लेफ्ट बैंक पे। इसके लेफ्ट बैंक की जर्नी की, लेफ्ट बैंक हो गया, इसका राइट बैंक की बात करते हैं, यानी कि दाएं किनारे की, इस तरफ वाली किनारे की हम बात करते हैं। इस वाले किनारे पे जो सबसे बड़ी नदी इससे आके मिलती है वो उत्तराखंड से ही निकलती है। और इसका रंग थोड़ा सा बदल देंगे, इसका रंग जो है गाढ़ा नीला करेंगे, या थोड़ा सा इसी तरह से, हाँ, या गाढ़ा नीले से भी काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है हरा ले लेंगे। ठीक है। तो यहां से एक दूसरी नदी का जन्म होता है, हिमालय से ही उसका जन्म होता है। और प्रयागराज में इस नदी से, इस नदी का क्या हो जाता है आपका, संगम हो जाता है गंगा नदी से। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि हरा रंग आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं तो फिर इस हरे रंग से ही मैं ये तंत्र आपका बना दूंगा। अगर ये हरा रंग आपको ढंग से दिख पा रहा है तो फिर इसी से ही मैं आगे, इस वाला सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम है, मैं इसी से ही कंटिन्यू करूंगा। तो पहले मुझे बताएं कि भाई ये है कि नहीं है। ठीक है ना, हरा रंग दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब देखो, ये जो हरे रंग से मैंने जो नदी बनाई है, इस नदी का नाम क्या है आपका, यमुना। इस नदी का नाम है आपका यमुना नदी। और यमुना नदी कहां से निकलती है आपका, यमुना नदी निकलती है आपका यमुनोत्री से। नदी निकलती है यमुनोत्री से। और यमुनोत्री मैंने बताया गंगोत्री की तरह ग्लेशियर है। जैसे गंगोत्री है ना, वैसे ही यमुनोत्री भी एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। और कहां पे है वो आपका, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, यहीं उत्तराखंड में। और वहां पे बंदरपूंछ श्रेणी है यमुनोत्री में। एक ध्यान में रखना, बंदरपूंछ, जैसे बंदर की पूंछ होती है ना, बंदरपूंछ श्रेणी कहते हैं इसको। तो बंदरपूंछ श्रेणी में इसका जो है क्या होता है, जन्म होता है, यमुना जी का जन्म होता है। और यमुना जी फिर यहां से आगे बढ़ते हुए और आपका प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद हम कहते थे, प्रयागराज में जो है उस किसका साथ मिलन हो जाता है, गंगा के साथ इसका मिलन हो जाता है। और यमुनोत्री, सॉरी, यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका अर्थ यह हो जाता है कि सभी नदियां जो कि गंगा नदी में आके मिल रही हैं, उनमें से सब सर्वाधिक पानी, सबसे ज्यादा जो पानी है वो यमुना नदी के द्वारा गंगा नदी को दिया जाता है। और गंगा नदी में जब यमुना नदी मिल जाती है इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में, उसके उपरांत गंगा नदी का जो वाटर वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ जाता है, उसका आकार बहुत बढ़ जाता है, नदी बहुत चौड़ी हो जाती है। आप देखिएगा, आप में से कई बच्चे जब वहां रहते होंगे, इलाहाबाद में रहे होंगे, या वहां के रहने वाले होंगे, आसपास के होंगे, या कभी गए होंगे, या कभी जाओगे, तो आप देखना जैसे ही उसमें यमुना नदी गंगा नदी में उसका मिलन होता है, और उसके बाद देखिए, पहले तो वो बहुत विहंगम दृश्य होता है।
क्योंकि गंगा नदी अपने आप में बहुत बड़ी नदी है, यमुना नदी अपने आप में बहुत बड़ी नदी है, और जो दो बड़ी नदियों का मिलन होता है तो वो देखने लायक जो है आपका दृश्य होता है। एक दूसरी बात, जब यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है तो उसके बाद गंगा नदी की चौड़ाई बहुत हो जाती है, पानी बहुत आ जाता है उसमें, ठीक है ना। और एरिया उसका बहुत, उसका कैचमेंट एरिया, कल मैंने आपसे कैचमेंट एरिया की बात करी थी ना, बेसिन और कैचमेंट एरिया की, वो बहुत बढ़ जाता है गंगा नदी का। तो इसीलिए तो अब इलाहाबाद से आगे, इलाहाबाद जो है ना यहाँ पे इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से आगे और हल्दिया, पश्चिम बंगाल में हल्दिया नाम की जगह है यहाँ पे, हल्दिया, ठीक है, मैं कहीं पे लिख लेता हूं, आपका इलाहाबाद या प्रयागराज से, जब जहां पे गंगा मिल रही है, प्रयागराज से लेके और आपका हल्दिया, यहां तक क्या है आपका, इसको ध्यान में रखना है मेरे बच्चों, नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये क्यों है, हमने इलाहाबाद से ही, प्रयागराज से ही क्यों बनाया आपका राष्ट्रीय जलमार्ग, क्योंकि उसके बाद भाई पानी बहुत है नदी में, नदी बहुत बड़ी हो जाती है गंगा नदी, तो उसमें जहाज लाना ले जाना बहुत आसान है। अभी एक क्रूज शिप भी आया था, क्रूज शिप होता है ना जिसमें लोग घूमने फिरने के लिए, तो एक बड़ा सा जो है क्रूज शिप आपका यहाँ प्रयागराज तक आया था, कहां से आया था, यहाँ पश्चिम बंगाल से। ठीक है, और अब तो सीन ये बन रहा है बहुत जबरदस्त, मैं तो सोच के बड़ा अचंबा हो गया कि भाई इस तरह से भी चीजें हो रही है। यहां से इलाहाबाद से, यानी कि प्रयागराज से, यहां से वो जहाज निकलेगा और यहां पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से हम सीधे ऊपर जाएंगे और आपका असम तक। तो मतलब नदी नदी से हम सीधे जो है कहां जा सकते हैं, असम तक पहुंच सकते हैं, और ऐसी योजना चल रही है और शायद इस पे भी खूब काम हो रहा है। हाँ, पटना से होते हुए जाता है, जाएगा पटना, क्योंकि गंगा नदी के किनारे पे है। तो भाई आपका पटना से भी वो होके जाते, तो बड़ा क्रूज शिप और बहुत जहाज जो इस पे चलने लग गए हैं। और जिस दिन देखो हमारी नदियों में, जिस दिन हमारी जो नदियां हैं ना, इनमें बड़े बड़े जहाज चलने लग जाएंगे ना, हमारी बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी, और देश ही देखिए उसके बाद कितनी तेजी से जो है विकसित होता है। तो इस पे बड़ी तेजी से काम हो रहा है। देश का विकास जो है ना वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आपकी इंटरनल कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, ठीक है ना, आप अपने देश के अंदरूनी जो हिस्से हैं उनमें कितने बेहतर तरीके से जो है आपका जुड़ा हुआ कनेक्टिविटी, सड़कों के द्वारा या पानी के जल मार्ग के द्वारा या रेलवे के द्वारा कितने वेल कनेक्टेड है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी संसाधन है, जैसे आपका यूपी में गन्ना है, गेहूं है, पंजाब में, वो सब किससे भेजा, वो आपने देखा होगा ट्रकों से भेजा जाता है, अभी भी ट्रकों से जो है लाद लाद के उसको भेजते हैं, क्योंकि और कोई साधन ही नहीं है भाई। ट्रेन से तो लाना ले जाना बहुत मुश्किल है ना, अभी ट्रेन से उतारना चढ़ाना वो बहुत मुश्किल काम है। और फिर लाइनों की कमी है, पता चला गेहूं जो है 2-2 4-4 दिन तक खड़ा है कहीं पे ट्रेन पे, ट्रेनें तो खड़ी रहती हैं इस तरह से। लेकिन अगर जहाज से ये काम होने लग गया कि भाई जहाज चलने लग गए, तो भारत में देखिए ना, भारत के मैप निकाल के देखिए, वो तो नदियों का जाल है भारत में पूरा, और नदियों में अगर जो है जहाज चलने लग गए, इस तरह की जो है कनेक्टिविटी अगर पॉसिबल हो पाई, तो सोचिए देश में क्या जबरदस्त क्रांति हो जाएगी। फिर ये जो सड़कों पर हमारा लोड है ना, ये आप देखते होंगे अमेरिका में सड़कों पे बड़ा कम लोड होता है, लोग जो है आपके ट्रक व्रक और ये सब जो है वहां पे इतना नहीं चल पाता, चलते हैं तो बड़े हैवी ट्रक चलते हैं वो दूसरे टाइप के। उसका रीजन है कि उनके जो अंदरूनी हिस्से हैं वो नदियों से लिंक्ड हैं, और उन नदियों में जो है आपके जहाज चलते हैं, तो वो बड़ा बड़ा जो सामान होता है आपका, जितना ट्रकों पे जाना है वो सब वो जहाजों से भेजते हैं, तो सड़कों पे लोड आपका कम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये बड़ी अच्छी जो है पहल है भारत सरकार की। बक्सर से होते हुए जाता है, तब तो सर पटना में भी अरे पटना में सिप है, बिना बिना पटना से हुए वो कैसे आपका इलाहाबाद पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो सर रिवर दूषित नहीं होगा क्या, रिवर किस चीज से दूषित होगा, रिवर किस चीज से दूषित होगा, उससे रिवर कहां से दूषित होगा, पानी में नदियों में अगर जहाज चलाएंगे तो वो दूषित कैसे हो जाएगा, उसको प्रदूषण से क्या लेना देना है, ठीक है। तो वो बड़ा अच्छा जो है उसमें रहेगा। तो ये देखिए, तो इस प्रकार से जो आपका गंगोत्री से यमुना नदी, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, और फिर वो आगे बढ़ते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से अपना मेल करती है, और वहां पे गंगा नदी काफी बड़ी हो जाती है। तो सबसे बड़ी जो नदी, सहायक नदी है, सबसे ज्यादा पानी जो देती है गंगा को, वो कौन सी आपकी, यमुना नदी है, ठीक है जी, एक तो याद रखना। और दूसरा मैंने बताया वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, वो इलाहाबाद से लेकर और पश्चिम बंगाल तक के हल्दिया तक आपका फैला हुआ है, और वो है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 1, ठीक है। ऑयल सिक्रेशन से,
ऑयल सिक्रेशन से क्या होगा? ऑयल सिक्रेशन कैसे होता है? ऑयल सिक्रेशन क्या होगा? क्या मतलब है इसका? ऑयल सिक्रेशन से कैसे नदी गंदी हो जाएगी भाई? जब आप सड़कों पे गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, तो उसके ऑयल सिक्रेशन से क्या सड़कें गंदी हो जाती हैं क्या? देखा है कुछ आपने ऐसा? सिप से तेल निकलता रहेगा तो फिर सिप चलेगा कैसे? ऐसा नहीं है। वो कभी कभी क्या होता है, जो कंटेनर शिप होते हैं, जो आपके मन में ये जो भावना आ रही है ना, वो पता कहां से आ रही है? समुद्र में क्या होता है, कभी कभी जो ऑयल टैंकर होते हैं, जो शिप होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली। वैसे तो तीन चार टाइप के होते हैं, बट दो टाइप के बेसिकली मान के चलो। एक होता है कंटेनर शिप, जिसमें बड़े बड़े कंटेनर रखे जाते हैं, डब्बे आपने देखे होंगे। और एक शिप होता है आपका जिसको कहते हैं ऑयल टैंकर, उसमें ऑयल ले जाया जाता है, ऑयल केमिकल, ठीक है ना, ये सारे ले जाए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो तेल, पेट्रोल, आपका जो है पेट्रोलियम कह लीजिए उसको, तो वो ऑयल ले जाने वाला जो शिप होता है, कई बार वो समुद्र में डूब जाता है, या फट जाता है, या किसी तरह से उसमें जो है कोई टेक्निकल इशू हो जाता है, जो जिससे उसका तेल पूरा क्या हो जाता है, फिर वो समुद्र में रिस जाता है। तो उसकी वजह से पूरे समुद्र में जो है प्रदूषण फैल जाता है, वहां मछलियां मछलियां जो होती हैं उनके मरने का बड़ा खतरा हो जाता है। तो वहां से आपके अंदर ये भावना आ रही है, जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी दुनिया में दुनिया भर की शिप चलते हैं, वो कहां से उसमें हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, छोटे छोटे स्टीमर भी चलेगा, लोग कचरा डालेगा, तो लोग अब कम कचरा डालते हैं अभी बहुत, अभी भी बहुत कचरा जाता है। आप सोचो जो आपके आसपास सारी गंदगी वो कहाँ जा रही है? नदियों में तो जा रही। एक्वेटिक एनिमल पे इफेक्ट पड़ेगा, हाँ वो है, जहाजों की थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन यार कुछ ना कुछ इलाज उसका भी करेंगे। लेकिन डेवलपमेंट जो होगा वो कनेक्टिविटी इसके द्वारा आपकी बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना। बाकी अगर आप पर्यावरणविद हैं तो आप क्या करें उसमें, पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है, उसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ ना कुछ जो है उसमें भी करेगी। अब सड़कें बनती हैं यार तो पेड़ कटते हैं, फैक्ट्री बनती हैं तो लोगों के खेत जाते हैं, अब वो तो है ना। तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो है देखा जाएगा, उनका प्रिजर्वेशन कर कैसे किया जाए कि क्या चीजें हो ही जाए, तो वो ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए हम विकास रोक नहीं सकते ना, उसके लिए डेवलपमेंट को रोका थोड़ी नहीं जा सकता। ठीक है भैया, चलो आगे। अब ये जो यमुना है ये अपने आप में एक तंत्र है, ठीक है ना। ये जो यमुना है ये अपने आप में एक सिस्टम है, एक तंत्र है। और ये तंत्र कैसा है इसको भी थोड़ा सा हमने समझना है। अब देखिए, यहां पे यमुना तो यमुनोत्री से निकल गई और प्रयागराज में यमुना गंगा जी से मिल गई है। लेकिन अब यहां पे जो है आपका यमुना में भी कुछ सहायक नदियां यमुना की हैं जो प्रसिद्ध हैं। जैसे आपने सुना होगा चंबल, जो चंबल नदी है, ये किसकी नदी है? आपका किसकी सहायक नदी है? चंबल। ये देखिए, ये है आपका चंबल, ठीक है ना। जो चंबल नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और जो चंबल है इसकी दो सहायक नदियां हैं, दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। एक का नाम है आपका बनास, और एक का नाम है शिप्रा। और बताओ, शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है अपना? उज्जैन। महाकाल, ठीक है ना। महाकाल का जो मंदिर है उज्जैन, वो कहां पे है आपका? जो है शिप्रा नदी के किनारे पे है। तो शिप्रा नदी और बनास दो चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? आपका गंगा की, ठीक है ना। शिप्रा और जो बनास, ये जो दो नदियां हैं, ये दो नदियां आपकी किसकी सहायक नदियां हैं भैया? चंबल की। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी है? आपका गंगा की। इस प्रकार से ये तंत्र आपका डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा गंगा की जो है सहायक नदी और कौन कौन सी है? जिसको हम कहते हैं बेतवा, ठीक है ना, बहुत फेमस। बेतवा जो है, चंबल और बेतवा दो प्रसिद्ध सहायक नदियां हैं यमुना की। और यमुना की फिर यमुना जी फिर अपना जल किस में डाल देती हैं? गंगा में। तो इसलिए मैंने बताया यमुना भी अपने आप में एक तंत्र है। यमुना में भी कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध और बड़ी बड़ी नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं, ठीक है ना जी। हाँ, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपका चंबल है। चंबल सबसे ज्यादा पानी देती है यमुना को, और यमुना सबसे ज्यादा पानी देती है गंगा को, ठीक है ना। यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब हो गया, अब आगे चलते हैं। अब कलर ले लेता हूं दूसरा, और लाल वाला ही ले लिया जाएगा क्योंकि फिर हम गंगा नदी पे आ गए। अब पटना के निकट एक नदी जो है आपका दक्षिण से होते हुए आपका गंगा नदी में मिलती है, और इस नदी का नाम क्या है? आपका
सोन नदी। इससे क्वेश्चन ही आपका यही पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो कि आपका दक्षिण से होके वो गंगा में आके मिलती है, तो आपने कहना है सोन नदी। और सोन नदी का एक छोटी सी जो है आपका सहायक नदी है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस नदी का नाम है आपका रिहंद, जिसपे रिहंद बांध भी बनाया गया है। जिसपे कौन सा बांध बनाया गया सर? आपका रिहंद बांध। तो जो रिहंद है वो सोन की सहायक नदी है, और जो सोन है वो आपका गंगा की सहायक नदी है। ठीक है ना? येलो से ले लें, येलो ले लेते हैं, चलो येलो कलर कर लेंगे। येलो कलर दिखाई देगा आपको? मुझे नहीं लगता। अगर दिखाई दे रहा है येलो तो मुझे बता देना कि येलो जो है सर हमें दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या येलो दिखाई दे रहा है? अगर येलो दिखाई दे रहा है तो ठीक है। सोन से क्वेश्चन आपका आता है, सोन को बहुत इंपॉर्टेंट आपने इंपॉर्टेंस आपने देनी है, बहुत महत्व आपने देना है, ठीक है ना? चलो ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी सोन नदी हो गई। देखो ये पूरा सिस्टम हो गया इस तरह। मैंने कहा ना मेरे साथ बनाना है आपने, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आपने बनाना है। बस जैसे आपने एक बार ये बना लिया ना, उसके बाद रिवर्स सिस्टम आपका क्लियर है। कोई कहीं से कुछ भी पूछ ले, कोई पूछ ले बनास किसकी सहायक नदी है, रिहंद किसकी सहायक नदी है, ठीक है ना, या जो है आपका गौमुख किसकी, गोमती किसकी सहायक नदी है, घाघरा गंडक किसकी सहायक नदी है, आप बिल्कुल बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सिस्टम जर्नी बनानी आनी चाहिए। यदि हम उसको पढ़ते हैं और पढ़ के उसको रट लेते हैं, फिर मजा नहीं आएगा उसमें, ठीक है ना? फिर उसमें जो है हम बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। और अगर हमने ऐसे इसको एक बार बना लिया तो फिर हमेशा के लिए हमें ये याद हो जाएगा। बस 2-3 बार आपको रिवाइज करना है इसको, ठीक है ना? 2-3 बार आप इसको बनाइए और फिर देखिए ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। चलो ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है आपका यह नदी जो है आपका बिहार से होते हुए कहां चली जाती है? बिहार में सोन नदी उससे मिली, उसके बाद जो है कोसी नदी भी आपका मिलती है बिहार में, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये कोसी नदी के द्वारा क्या होता है आपका बिहार में बाढ़ आ जाती है। बिहार में कोसी नदी कभी यहां चलती है कभी वहां चलती है, अपना कोर्स बहुत चेंज करते हैं, अपना रास्ता बहुत बदलती है, और जिसकी वजह से बिहार में जो है बाढ़ बहुत आती रहती है। कभी इस गांव में नदी आ गई, कभी उस गांव में नदी आ गई, तो ये स्थिति होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आपका बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है जी। अब आते हैं पश्चिम बंगाल। जब जो है आपका गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाती है, तो पश्चिम बंगाल में जाने के बाद आपका वह सीधा सीधा 2 घटनाएं होंगी गंगा नदी के साथ पश्चिम बंगाल में। 2 घटनाएं क्या होंगी? एक तो पश्चिम बंगाल में जाने के बाद जब गंगा नदी आपका कहां जाती है, गंगा नदी जो है आपका बांग्लादेश में जाती है, तो बांग्लादेश में जाने से पहले यहां पे हमने क्या किया हुआ है? एक बैराज बनाया हुआ है, ठीक है ना? एक बैराज बनाया हुआ है, जिस बैराज का नाम आपका क्या है? फरक्का बैराज। इसको ध्यान में रखना, फरक्का, ठीक है ना? फरक्का, जिसको हम फरक्का बैराज कहते हैं। तो ये जो फरक्का बैराज है ये हमने कहां बनाया हुआ है? पश्चिम बंगाल में बनाया हुआ है, और गंगा नदी पे बनाया हुआ है। और जैसे ही गंगा नदी आपका बांग्लादेश में एंटर होती है, उससे थोड़ा सा पहले एक इसकी धारा इससे निकलती है, और इसकी धारा इससे अलग निकल पूरे पश्चिम बंगाल के बीचों बीच से जाते हुए और अपना अलग से फिर बंगाल की खाड़ी में जल वो विसर्जित करती है। जो वो धारा जो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से अलग हो जाती है, और पश्चिम बंगाल के आप इसका मैप देखोगे, पश्चिम बंगाल के लगभग बीचों बीच से होते हुए ये आपका सेपरेटली बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो जब ये अपना जल विसर्जित वहां पे करेगी तो उससे होगा क्या कि ये नदी आपका जो है दोबारा गंगा में आगे नहीं मिल रही है, और इसीलिए ये गंगा की क्या बन जाती है? वितरिका। कभी आपसे प्रश्न पूछेगा भाई गंगा की वितरिका कौन सी है, तो आपने कहना है हुगली। इस नदी का नाम है आपका हुगली नदी। इसको पश्चिम बंगाल में गंगा ही कहते हैं बल्कि, ठीक है ना? वहां कोई हुगली, इसको बहुत कम लोग कहते हैं, वहां गंगा ही कहते हैं। इसी के किनारे पे कलकत्ता शहर है, इसी के ऊपर बना हुआ है प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज, ठीक है ना? तो ये हुगली नदी क्या है? असल में गंगा नदी की एक स्ट्रीम है, एक धारा है जो उससे अलग हो जाती है, पश्चिम बंगाल के लगभग बीचों बीच से होते वो बह के और सेपरेटली बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करती है। और इसी में कलकत्ता शहर बसा हुआ है, और इसी के ऊपर आपका हावड़ा ब्रिज है। ठीक है जी, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया हुगली नदी का। हुगली नदी में एक नदी आके अपना जल विसर्जित करती है, इसकी भी सहायक नदी। देखो बड़ा मजेदार सी बात हो गई ना, गंगा नदी से जन्म हुआ हुगली नदी का,
और हुगली नदी मतलब नदी बन गई फिर वो अपना अलग, क्योंकि दोबारा गंगा में तो मिली नहीं, तो वो अपने आप में एक नदी कहला गई, उसका अलग से नाम पड़ गया, उसका अलग से आइडेंटिफिकेशन, इसको अलग पहचान मिल गई, उसको हमने क्या कह दिया, हुगली। और उस नदी हुगली नदी में एक दूसरी नदी आके अपना जल विसर्जित कर रही है जिसका नाम है दामोदर। ठीक है ना, दामोदर। बताओ दामोदर किसका पर्यायवाची होता है, किसका नाम है असल में दामोदर? दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि हुगली नदी की सहायक नदी कौन, निम्न में से कौन सी है, या दामोदर नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो उसका नाम है आपका हुगली, जो कि अपने आप में स्वयं नदी नहीं है, वो गंगा नदी की एक ब्रांच है जो कि पश्चिम बंगाल के बीचों बीच से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इस प्रकार से अब जरा बताओ दामोदर किसका नाम है, चलो बताओ दामोदर, कमेंट में कोई भाई मुझे बता देगा दामोदर किसका नाम है, किसको कहते हैं दामोदर? बताओ जरा दामोदर पता है कि नहीं है, या मैं बताऊं पहले, ये बताओ। बताइए आपको दामोदर किसका नाम है, किसे कहते हैं दामोदर? गणेश जी को नहीं कहते हैं, गणेश जी को तो लंबोदर कहते हैं, दामोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को लंबोदर कहते हैं भाई, दामोदर नहीं कहते। हाँ, विनय कुमार ने कह दिया है, गोविंद। हाँ, लंबोदर गणेश जी होते हैं, दामोदर की बात हो रही है, गोविंद भगवान कृष्ण का नाम है दामोदर, गणेश जी नहीं, गणेश जी नहीं, गणेश जी का नाम नहीं है, दामोदर जो है वो भगवान कृष्ण का नाम है। और भगवान कृष्ण का नाम क्यों है? दामों का दाम धन उदर से ये बना हुआ है, और दाम का मतलब होता है रस्सी, और उदर का मतलब होता है पेट। तो कृष्ण जी बहुत नटखट थे, इधर उधर भागते थे, कभी माखन चोरी कर लिया, कभी कुछ कर लिया, बहुत छोटे, माखन तो चलो बाद में बड़े हो गए तब चोरी करने लगे, तो लेकिन बचपन से बहुत नटखट थे, बहुत नटखट। अभी आप देखते हो ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका नाम कान्हा रखा जाता है, देखना कान्हा नाम के जितने बच्चे होंगे सारे नटखट होंगे। किसी का नाम अगर कृष्णा होगा या कान्हा होगा ना, किसी भी बच्चे का नाम, तो एक ना बहुत नटखट होंगे, बहुत नटखट। ठीक है, लेकिन टैलेंटेड होंगे, ये भी पक्का है। कृष्णा नाम के जितने भी लड़के मिलेंगे सारे टैलेंटेड मिलेंगे आपको, लेकिन नटखट बहुत होते हैं बचपन में। अच्छा, तो बहुत नटखट थे, इधर उधर भागते थे, तो मैया यशोदा ने क्या किया, उनको बांध दिया रस्सी से, रस्सी से उनके पेट में रस्सी बांध दी, और पेड़ से या किसी चीज से जो है आपका उनको बांध दिया ताकि इधर उधर ना जा पाए। अब भाई लेडीज हैं, उनको तो बहुत काम होता है घर में, कभी भाई दही मथनी है, घर की साफ सफाई करनी है, गाय पाल रखी है, उनको देखना है। अब कृष्ण जी बहुत बड़े शैतान, कभी इधर भागे कभी उधर भागे, तो मैया यशोदा ने क्या किया, उनकी कमर पे रस्सी बांध दी, और वो रस्सी जो है किसी पेड़ से बांध दी। तो इस तरह से फिर उनको रखा जाता था। और पुराने जमाने में अपने दादाजी और पिताजी औरों को पूछना, पुराने जमाने में बच्चों को भी बांधते थे, ऐसी बांधते थे पुराने बच्चों में, बल्कि हो सकता है आपके दादाजी आपके पिताजी को भी बांधा गया हो ऐसे। क्यों? क्योंकि बच्चे इधर उधर, अब महिलाएं अपने काम में व्यस्त हैं, बच्चे कहीं ऐसा ना हो ना कि भाई जो है गुडलियां ऐसा करते हुए कभी चूल्हे में चले गए, कभी कहीं गिर गए, ठीक है ना, कभी इधर उधर जो है पलंग से गिर गए, तो बच्चों को जो खासकर शैतान बच्चे होते हैं उनको बांधा जाता है ऐसे। ठीक है, कृष्णा नाम का घर में है मेरे, पर ये बकलोल है सर। कृष्णा नाम का घर में मेरे, पर ये बकलोल, बकलोल का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इस तरह से दामोदर नाम पड़ा उनका। तो ये जो नदी है दामोदर, ये भगवान कृष्ण, ये छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से होके जाती है दामोदर नदी। ठीक है, चलो खैर ये हो गए हुगली नदी। इसके बाद गंगा नदी क्या चली जाती है आपका, बांग्लादेश चली जाती है। और जब ये गंगा नदी बांग्लादेश चली जाती है तो बांग्लादेश में इसका नाम जो है अलग हो जाता है, वहां इसे गंगा के नाम से कोई नहीं जानता, वहां इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। क्या नाम हो जाता है सर इसका, पद्मा। वहां इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, वहां उसको कोई गंगा नहीं कहता। और यहां यहां पे आपका भारत में जो है इस तरह से असम से होते हुए एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से, ब्रह्मपुत्र नदी आपका बांग्लादेश में आती है, और बांग्लादेश में आके वो गंगा नदी से मिल जाती है, और गंगा नदी से मिलने के बाद वो बांग्लादेश में बहती हैं, थोड़े से दूर जाने के बाद यहां पे विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। तो ये जो डेल्टा यहां पे बनता है इसका नाम क्या है आपका, जिसको हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा।
सुंदरवन डेल्टा, आपने नाम सुना होगा इसका, सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि जैसी नदी समुद्र के पास जाती है तो वो कई छोटी 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 धाराओं में विभाजित हो जाती है, और छोटी छोटी धाराओं में विभाजित होने के कारण उसके बीच में, उन धाराओं के बीच में मिट्टी जमा हो जाती है, जो गाद मिट्टी पत्थर लेके आती है, और उससे वहां पे जो है एक नदी के द्वारा जो मिट्टी लाई गई उससे एक भूमि का निर्माण होता है, एक मैदान का निर्माण कह सकते हैं होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। वो आपने देखा भी होगा। तो वो जो डेल्टा है, जो गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र आके बनाती है बांग्लादेश में, जब वो बिल्कुल बंगाल के खाड़ी में अपना जल विसर्जित करने वाली होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ठीक है ना, तो वो सुंदरबन डेल्टा है, और सुंदरबन डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और सुंदरी नाम के वृक्ष वहां पाए जाते हैं, इसीलिए उसको जो है सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है, यही रॉयल बंगाल टाइगर, जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसका हैबिटेंट, यानी कि उसका घर माना जाता है, उसकी पैदाइश और यहीं का रहने वाला है वो आपका। हाँ, दामोदर झारखंड से भी जाती है, दामोदर नदी, वही मैं कह रहा हूं, छोटा नागपुर पठार के बिल्कुल बीचों बीच से आपका जाती है। सर बांग्लादेश में जमुना कहते हैं बेटे, जमुना आपका ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, जमुना। ठीक है ना, गंगा को पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका सुंदरबन डेल्टा है, तो ये हमारा क्या हो गया, गंगा रिवर सिस्टम हो गया। यहां तक अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, इतनी तो इससे आगे चलें, फिर हम इससे आगे हम फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे चलें। भाई बताओ, यहां तक कुछ पूछना है या कोई डाउट है? मथुरा, मथुरा में बेटा यमुना जी हैं। चलें आगे। हाँ, ब्रह्मपुत्र को दामोदर नदी झारखंड से तो उत्पन्न हो रही है। दामोदर जो नदी है वो झारखंड से उत्पन्न होती है, और झारखंड में छोटा नागपुर पठार के लगभग बीचों बीच से बहते हुए हुगली नदी में अपना जल विसर्जित करती है। हाँ, सुंदरबन इंडिया में आता है, सुंदरबन आपका इंडिया में भी आता है, बांग्लादेश में, दोनों में फैला हुआ है। ठीक है ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सेव कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं ताकि ये डेटा आपको मिल जाए। ठीक है, ये डेटा आपको मिल जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। चलो आगे, अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम यहां से देखेंगे, इतना बड़ा करके देखेंगे हम। ठीक है भाई लोगों, वो क्यों नहीं आ रहा है पेंसिल, जूम करने पे पेंसिल नहीं आ रही है, ये क्या बात हो गई भाई, ये क्या बात हो गई मर्दे। चलो कोई नहीं, ऐसे में देख लेंगे। ठीक है जी, चलो एक बार यमुना से ब्रीफ में एक्सप्लेन कर। डिग्री बफरिंग कर रहा है, डिग्री मतलब एक बार यमुना से ब्रीफ में, यमुना जी को मैंने बता दिया, यमुना जी को दोबारा आपको चाहते हो कि मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है और मिलती है गंगा से, कहां पे आपका, प्रयागराज में। ठीक है, यमुना नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है आपका चंबल, और जो चंबल है इसकी दो छोटी छोटी नदियां इसमें आके मिलती हैं, एक तरफ से बनास राजस्थान से आती है और शिप्रा विंध्याचल से आती है। ये शिप्रा और बनास उसकी दो नदियां हैं। ठीक है ना, उसकी सहायक नदी चंबल की, और चंबल किसकी है, यमुना की, और यमुना किसकी है, आपका गंगा की। इस तरह से सिस्टम बना हुआ है। और ये जो शिप्रा है इसके किनारे पे क्या है आपका, महाकालेश्वर का जो शहर है, कौन सा है आपका, जहां पे हमारे महाकाल, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है आपका शिव का, महाकाल। ठीक है ना, वो आपका शहर यहाँ पे स्थित है, कौन सा, उज्जैन। तो शिप्रा और बनास किसकी सहायक नदी हो गई, चंबल। चंबल किसकी हो गई, यमुना। और यमुना की कौन सी, यमुना किसकी हो गई आपका, गंगा की।
यमुना जो है उसकी दो सहायक प्रसिद्ध नदियां, एक आपका चंबल मैंने बता दी जिसकी दो छोटी नदियां बनास और शिप्रा हैं, और एक आपका कौन सी हो गई, बेतवा। बस बात खत्म। ठीक है ना, हाँ ठीक है भैया। तो बस यही तो है, छोटा सिस्टम है, उसको तो समझने की कोई बात ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलो अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मतलब जानते हो क्या होता है, ब्रह्म का पुत्र, ब्रह्म का पुत्र इसको हम कहते हैं। ठीक है, चलो इसको हरे रंग से बनाएंगे, इसको हरे रंग से बनाएंगे। ठीक है जी, चलो अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो देखो यहां से जो है ना, बिल्कुल ये उत्तराखंड वाला जो हिस्सा हमारा है, तो यहां पे देखिए बिल्कुल यहां से गंगा नदी का जन्म हो रहा है। ये देखो यहां से गंगा नदी, यहां से गंगोत्री है, इस वाले एरिया से गंगा नदी का जन्म हो रहा है, जो कि यहां से होते हुए, यहां से होते हुए आपका कहां आ जाती है, बांग्लादेश में आ जाती है। ठीक है ना। अच्छा, इसको जो है दूसरे कलर से लेते हैं, लाल कलर से हम लेंगे सिंधु नदी को। और यहां पे जो हमारा कैलाश मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर यहां पे हमारा है, कैलाश मानसरोवर से सिंधु नदी का जन्म होता है। सिंधु नदी आपका कुछ इस तरह से जाते हुए और यहां पाकिस्तान में अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। ये सिंधु नदी है। ठीक है ना, ये कौन सी हो गई हमारी, सिंधु नदी। ठीक, ये हो गई। ये कौन सी हो गई हमारी, गंगा नदी, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, ये गंगा नदी है। उसी इलाके से यही यही इलाका है, ये 150 200 300 किलोमीटर का जो इलाका है उसके आसपास से ही हो रहा है सारा गेम। यहां से गंगा नदी का जन्म हुआ, ये इस तरह से चली गई। यहां पे सिंधु नदी का जन्म हुआ, ये इस तरह से चली गई। कैलाश के इस तरफ से सिंधु नदी का जन्म हो रहा है, कैलाश के इस तरफ से, दूसरी तरफ से एक जो है दूसरी नदी का जन्म होता है। वैसे कहते हैं आंगसी ग्लेशियर नाम दिया गया है उसका, आंगसी ग्लेशियर। लेकिन मैं आपको बताऊं आंगसी ग्लेशियर भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए सिर्फ यह माना जाता है कि भाई कैलाश का जो क्षेत्र है वहीं से कहीं ना कहीं आपका जन्म होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म होता है यहां से, और ये तिब्बत, ये पूरा तिब्बत, ये कैलाश कहां है आपका, चाइना तिब्बत में है। तो तिब्बत में बिल्कुल समांतर ऐसे, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना हिमालय के समांतर बहते हुए यह आपका आगे बढ़ती है। ठीक, और तिब्बत में इसको हम एक नाम से, हम इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, ब्रह्मपुत्र अभी इसका नाम नहीं पड़ता है। जब इसका जन्म होता है और ये जब तक ये तिब्बत में रहती है तब तक इसको जो है एक नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं सांगपो। मैंने आपको बताया तिब्बती भाषा में जो टी होता है वो आपका साइलेंट होता है। ठीक है ना, तिब्बती भाषा में जो टी होता है वो आपका साइलेंट होता है। जैसे हमने परसों जो है आपका क्या पढ़ा था, जो हम क्वेश्चंस कुछ लगा रहे थे, अच्छा यूट्यूब पे लगा रहे थे वो क्वेश्चन हम, तो उसमें हमने सारी जो झीलें पढ़ी थी, कहाँ की, लद्दाख की झीलें, तो उसमें सब झीलों के आगे टी लिखा हुआ था, टी मोरीर, टी सोगमो, इस तरह से। तो तिब्बती जो भाषा होती है उसमें टी जो है आपका साइलेंट होता है, तो इसको टी सांगपो नहीं पढ़ते हम, इसे केवल क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। जैसे हिंदी में भी हम लिखते हैं तो इसको सांगपो ऐसे लिखा जाता है, सांगपो। तो कभी आपसे पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में क्या नाम है, तो आपने उत्तर देना है तपाक से, कौन सा देना है, सांगपो। ठीक है जी। अब सांगपो नदी जो है आपका आगे बढ़ती है, और यहां पे सांगपो नदी आपकी अरुणाचल प्रदेश में इस तरह से सिंटैक्सियल बेंड लेते हुए एंटर होती है। कल मैंने आपको बताया था कि भारत में दो नदियां हैं जो सिंटैक्सियल बेंड आपकी लेती हैं, कौन सी, एक सिंधु नदी है। ये जैसे आपका देखिए ऊपर जा रही थी तो वैसे इसको सीधा ऊपर चला जाना चाहिए था, लेकिन यहां से क्या हो जाती है, सिंटैक्सियल बेंड लेती है, ऐसे मुड़ जाती है, विपरीत दिशा में घूम जाती है। ऐसे ही अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी को देखें या सांगपो नदी को देखें, तो ये तिब्बत में ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे जा रही थी, तो इसको सीधा आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या है, विपरीत दिशा में मुड़ गई है। तो इस प्रकार के बेंड को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्सियल बेंड। ठीक है, सिंटैक्सियल बेंड इसको कहा जाता है। तो सिंटैक्सियल बेंड इस तरह से करते हुए वो भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। अरुणाचल प्रदेश में यहां पे देखिए एक पर्वत है आपका जिसको हम कहते हैं नामचा बारवा, नामचा बारवा। तो नामचा बारवा पर्वत से इसकी एंट्री होती है, और नामचा बारवा पर्वत से जब इसकी एंट्री होती है तो ये जो है आपका इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में घूम जाती है। और यहां पे एक दर्रा भी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे से, किस माउंटेन पास से ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश होता है, तो आपने कहना है ये कौन सा दर्रा है आपका, यांग याप, यांग याप। ठीक है ना, यांग याप, इसको यांग याप कहा जाता है।
इस तरह से YONGYAP, यांगयाप दर्रा, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि यांगयाप दर्रे से किस नदी का प्रवेश भारत में होता है, वो कौन सी नदी है जिसका प्रवेश भारत में, जिससे जो है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी आपका कौन से दर्रे से आती है, या कौन सा दर्रा है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में आपका एंटर होती है, भारत में होती है। तो यांगयाप दर्रा आपने कहना है उसको, ठीक है जी। चलो, अब इसके बाद जो है आपका क्या है, जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है तो इसका नाम बदल जाता है। इसको किसके नाम से हम फिर कहते हैं, इसको कहा जाता है, इसको किस नाम से कहा जाता है, दिहांग, ठीक है ना, इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उसका क्या नाम होता है, तो आपने कहना है कि भाई इसका नाम, प्रयागराज में सेंटर कहां पे है, कोई बता सकता है क्या? प्रयागराज में जो सेंटर है भाई, वो आप हमारी उस पे जाओगे ना, पुराने लेक्चर जो है इसमें भी मैं दिखा दूंगा कहीं पे, लेकिन इसमें एड्रेस नहीं है शायद, लेकिन आप वीडियो में कहीं देखेंगे, जाएंगे जो पिछले कुछ वीडियो पढ़े हैं तो उसमें बता रखा है प्रयागराज में कहां पे सेंटर है। तो ये जो दिहांग है हमारा, ठीक है ना, ये दिहांग नदी किसको कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में ही जो है इसका नाम केवल दिहांग है, केवल अरुणाचल प्रदेश में और कहीं नहीं। और यहां पे दिबांग नाम की एक नदी भी उससे मिलती है, एक नदी तो उससे जो मिलती है उसका नाम क्या है आपका, लोहित, ठीक है ना, लोहित, लोहित नदी। आप ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका आता है कि भाई लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपने कहना है किसकी है, दिहांग की है या फिर ब्रह्मपुत्र की है। इसके बाद यहां पे एक घाटी आती है जिसको कहते हैं पासी घाटी। तो पासी घाटी के का मुख जब खुलता है, घाटी का मुंह जब खुलता है, उसके बाद यह जो नदी होती है ब्रह्मपुत्र, हमारी जो नदी है, यह असम के मैदानों में प्रवेश करती है कुछ इस तरह से। यह जब असम के मैदानों में प्रवेश करेगी तो असम के मैदानों में इसके साथ जो है कई सारी घटनाएं होती हैं। कई सारी घटनाएं कौन सी होती हैं? एक घटना जो होगी सबसे पहले वो तो ये होगी कि भाई ये नदी जो है आपका बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। स्लो कैसे हो जाएगी भाई, जब मैदानों में प्रवेश करती है तो ये फैल जाती है, चौड़ी हो जाती है, और इतनी भयंकर आपका फैल जाती है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बहुत है। ब्रह्मपुत्र नदी अपना वाटर वॉल्यूम के लिए जानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए भाई गंगा में ज्यादा पानी है ब्रह्मपुत्र में, तो ब्रह्मपुत्र में ज्यादा पानी है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है जब वो फैल जाती है आपका असम के मैदानों में, तो आप यूं मान के चलिए जब आप नदी के इस किनारे खड़े होंगे तो आपको दूसरा किनारा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस किनारे अगर आप खड़े होंगे तो आपको दूसरा किनारा नजर नहीं आ रहा होगा, इतनी चौड़ाई जो है ब्रह्मपुत्र नदी की हो जाती है। और अपने ऊपरी हिस्सों में जैसे अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत वाला जो हिस्सा है, तो वहां जब उसने कटाव किया होता है, जो भी उसने कटाव किया होता है, अरुणाचल प्रदेश में तो भयंकर कटाव करती है, वो गहरे गहरे खड्डे बना देती है, वहां पे जमीन को काट काट के गहरे गहरे खड्डे बना देती है। तो वो जो उसने जमीन को काटा होता है वो सारा माल मिट्टी पत्थर वो कहां चल रहा होता है, नदी के साथ ही चल रहा होता है, जिसको हम सिल्ट कहते हैं, जिसको हम अवसाद कहते हैं, ठीक है ना। कंकड़ मिट्टी पत्थर जो भी नदी कटाव करती है उसको अपने साथ लेके चलती है। अच्छा, वो उस समय पहाड़ों में होती है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, गति बहुत तेज होती है। क्यों? क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश में रहता है तो वो पहाड़ी इलाका है और वहां पे ढाल बहुत तीव्र रहती है, इस तरह की ढाल है, तो नदी के पास जो है बल होता है, शक्ति होती है, और उससे वो कटाव भी करती है, और वो जो काट के जो कंकड़ मिट्टी पत्थर जो भी उसने काटा है उसे वो अपने साथ बहा के भी ले जाती है। तो उसको बहा बहा के जो है जब वो आगे लेके चलेगी, तो जब वो मैदानों में प्रवेश करती है तो वो स्पीड उसकी स्लो हो जाती है, तो वो जो गाद मिट्टी पत्थर होता है उसको वो मैदानों में बिखेरना शुरू कर देती है, और वो जो गाद मिट्टी पत्थर होता है वो असम के मैदानों में जमा होने लग जाता है। उसी से हम असम के मैदानों का निर्माण हुआ है। लेकिन उससे एक और चीज का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं रिवरियन आइलैंड, यानी कि इतनी गाद मिट्टी पत्थर आपका लाती है नदी, इतनी गाद मिट्टी पत्थर ला ला के जमा कर रही होती है कि वहां पे नदी के बीच में उस गाद मिट्टी पत्थर के बहुत लंबे समय तक इकट्ठा होने से बहुत बड़े बड़े आइलैंड वहां पे बन गए हैं, जिनमें से एक आइलैंड तो इतना बड़ा बन गया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवरियन आइलैंड है, यानी कि नदियों द्वीप है। नदी के द्वीप बीच में द्वीप कई जगह बने हुए हैं, दुनिया में कई जगह ऐसा है कि भाई नदी के बीच में आइलैंड्स हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना कि आपका असम में है, जिसका नाम है माजुली। क्या नाम है सर उसका? माजुली। तो असम में एक घटना तो ये होगी कि बहुत सारे वहां पे क्या बनेंगे, आइलैंड्स बनेंगे, जिसमें से एक जो आइलैंड आपका वहां पे बना हुआ है तो उसका नाम क्या है आपका?
माजुली आइलैंड। ये आइलैंड आप मान के चलिए ये इतना बड़ा है माजुली आइलैंड, इस पे 3-4 लाख आदमी आपका रहता है और ये असम का जिला है। इतना बड़ा है मतलब कि पूरा असम ने मतलब असम सरकार ने इसको जिला घोषित कर रखा है। ठीक है ना। आपने देखा होगा एक बार जो है, कौन सी मूवी है वो, चुप चुप की मूवी है, कौन सी है वो, जिसमें राजपाल यादव जो है वो किसी के घर में मेरे ख्याल से नौकरी करने जाता है या नौकर होता है किसी के घर में, और वो वहां पे उनसे कहता है कि भाई इस परिवार में कितने लोग हैं, तो वो आदमी उसको गिन के बताता है कि भाई यहाँ पे लगभग जो है इनके ये चाचा मौसी ताऊ ये सब मिला के कम से कम 100 आदमी 120 आदमी यहाँ पे रहते हैं। तो राजपाल यादव कहता है कि भाई ये घर है, यहाँ जो है 120 आदमी रहते हैं, इसको इसको घर क्यों कहते हो, इसको जिला क्यों नहीं घोषित कर देते हो। ठीक है ना, यहाँ 120-25 आदमी रह रहा है। ठीक है, तो वही हाल आपका माजुली का है। वो आइलैंड इतना बड़ा हो गया है, उसमें 3-4 लाख आदमी रहता है, तो सरकार ने उसको जिला ही घोषित कर दिया है। हाँ, घर क्यों बोलते हैं उसको, भाई जिला घोषित कर दो ना। तो ऐसे ही जो है माजुली का हाल है, वहां पे इतनी पॉपुलेशन हो गई कि आइलैंड बहुत बड़ा है भाई। वो भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो नदी पे स्थित है। नदीय द्वीपों की अगर हम बात करें तो माजुली जो है वो आपका नंबर 1 है। तो एक तो ये घटना होगी, और दूसरा क्या होगा, क्योंकि जब नदी मैदानों में प्रवेश करेगी तो नदी स्लो हो गई है। अब जब स्लो हो जाती है तो आप जो है उसमें बोट चला सकते हो, नाव चला सकते हो, तो नौकागाम्य हो जाती है, बोटेबल हो जाती है। ठीक है ना, तो नौकागाम्य हो जाएगी तो आप उस पर नाव चलाओगे। तो यहां पे ध्यान में रखिएगा, सदिया से लेके और धुबरी, ये जो 2 पॉइंट हमारे यहां पे हैं, इसको कहते हैं सदिया। यहां पे लिखा नहीं जा रहा है, मैं कहीं पे लिख लेता हूं इसको अलग से। ठीक है ना, यहां पे नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी बुरी तरह से। तो यहां पे सदिया से लेके और आपका धुबरी, यहां कहीं पे लिख देता हूं, सदिया से लेके असम में धुबरी, ये क्या है आपका नेशनल वाटरवे, NW2 है ये। NW1 कहां था आपका, NW1 हमारे यहां पे प्रयागराज से लेके और यहां पे हल्दिया, यहां से होके आपका हल्दिया में था। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 2, राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। ठीक है ना, सदिया से धुबरी असम की बात हो रही है, ये असम में है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 कहां पे है, तो 1 तो गंगा पे है, इलाहाबाद से हल्दिया, यानी कि प्रयागराज से हल्दिया। और अगर दूसरे की बात करें, नेशनल वाटरवे नंबर 2 की बात की जाए, तो वो कहां पे आपका सदिया से लेके धुबरी, असम में यहां पे। ठीक है ना, सदिया से लेके धुबरी। और इसी नदी के किनारे पे गुवाहाटी शहर है। गुवाहाटी शहर आप जानते हो ना, गुवाहाटी शहर। गुवाहाटी शहर भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है, तो आपने कहना है कि भाई ये तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे है। ठीक है ना, और ब्रह्म का पुत्र और कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी का बहुत फेमस है। तो यहां पे सदिया से धुबरी बोट आपकी चलती है, सरकारी बोटें चलती हैं। आप चाहें तो सदिया से धुबरी टिकट कटाएं और अपना, जैसे अपने यहाँ रोडवेज चलती है भाई, टिकट कटाओ बैठो, घर तक छोड़ देगी या जो आपका स्टेशन है वहां तक छोड़ देगी। ऐसी सदिया से धुबरी आपका सारा मैटर चलता है। तो एक दो चीजें हो गई कि माजुली द्वीप बनेगा, और एक आपका सदिया से धुबरी आपका नेशनल NW2 में यहां पे लिख रहा हूं, नेशनल वाटरवे नंबर 2। ठीक है, ये होता है। इसके बाद यहां पे जो है कुछ इससे सहायक नदियां इसकी मिलती हैं, जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम जैसे आपका सुबनसरी है, धनसरी है, सुबनसरी, धनसरी, कुछ इसकी प्रमुख नदियां मैं लिख लेता हूं यहां पे। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां जो असम में इसमें मिलती हैं, तो असम में मिलने वाली जो नदियां हैं आपका धनश्री। ठीक है ना, दूसरा है सुबनसरी, सुबनसरी। ठीक है ना, श्री नहीं है वो, सुबनसरी है। तो धनसरी हो गया, सुबनसरी हो गया, दिबांग, दिहांग के साथ यहां पे दिहांग भी है। ठीक है जी, और दूसरा यहां पे आपका लोहित, लोहित तो बहुत बार पूछी हुई है, तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखना भैया। तो ये होता है। और यहां पे एक भूटान से एक नदी आके यहां पे मिलती है, जिसके नाम पे असम में आपका राष्ट्रीय पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी बना हुआ है, जिसका नाम है मानस। आपको पता होगा, मानस है, काजीरंगा है, ये हमारे क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है असम में।
तो ये जो मानस है ये भूटान से असल में नदी आती है, और इसी नदी के आसपास जो हमने जो है एरिया प्रोटेक्ट किया हुआ है गैंडों के लिए, हाथियों के लिए और बाघों के लिए, उनको बचाने के लिए, वो आपका राष्ट्रीय और मानस जो है आपका राष्ट्रीय पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये केबीसी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है केबीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई वो राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, वो नेशनल पार्क कौन सा है जिसका नाम एक नदी पे है। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे केरल में पेरियार भी है, ऐसा पेरियार नदी के नाम पे रखा गया है उसको, लेकिन ऑप्शन में जो था वो मानस था। तो असम में जो मानस नदी भूटान से आती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, उसी के आसपास का जो इलाका है उसको हमने मानस राष्ट्रीय पार्क का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो मानस भी एक इसकी सहायक नदी हो गई, मानस नदी, ठीक है ना। इसको मैं लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो माजुली द्वीप, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद जो है नदी आपका मेघालय के पीछे गारो खासी जयंतिया के पीछे से होते हुए ये आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जो है बदल जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है सर आपका? इसका नाम हो जाता है फिर आपका पद्मा, सॉरी जमुना, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाता है आपका? जमुना। और यहां से कौन आ रही होती है? यहां से नदी हमारी आ रही होती है जिसको हम कहते हैं गंगा नदी। ये गंगा नदी, तो गंगा नदी और आपका यहां से ब्रह्मपुत्र नदी दोनों बांग्लादेश में मिल रही हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, इसका नाम क्या होता है आपका? पद्मा। इसका नाम हो जाता है सर आपका पद्मा, ठीक है। ये पद्मा है, ये पद्मा है। तो इसको पद्मा कहा जाता है। गंगा को कोई गंगा नहीं कहता वहां पे, सब पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को कोई ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, सब जमुना कहते हैं वहां पे। तो इस प्रकार से जमुना नदी आपका वहां पे होती है। और दोनों हुई भैरव बाजार नाम की एक जगह है, भैरव बाजार। तो भैरव बाजार के निकट दोनों का मिलन होता है। और जब मिलन होता है, अरे भाई साहब कभी देखना, मौका मिले तो तब देखना, एक तरफ से गंगा का पानी, भयंकर पानी। गंगा में सोचिए, इलाहाबाद में देखिए कितना पानी है उसमें, वो सारा पानी। और एक तरफ से ब्रह्मपुत्र जिसमें पानी मैंने बताया ना गंगा से ज्यादा। और जब दोनों वो मिलती हैं वहां पे ऐसा लगता है जैसे समुद्र मिल रहे होंगे, दो समुद्रों का वहां पे मिलन हो रहा होगा। और उसके बाद सोचिए, मिलने के बाद जो धारा उनकी बनती है, जो धारा उनकी जो है कंबाइन स्ट्रीम उनकी मिलती है, संयुक्त धारा जो बनती है, वो सोचिए वो कितनी भयंकर होती है। दोनों की धारा जब जो बनती है उसके बाद उसे कहते हैं मेघना, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसको कहा जाता है मेघना। उसके बाद ना तो उसको जमुना कहा जाता है ना उसको पद्मा कहा जाता है, उनकी संयुक्त धारा को कहा जाता है मेघना। अब इसमें आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे ही ब्रह्मपुत्र आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है, सिक्किम से एक और नदी उससे आके मिलती है, बांग्लादेश में मिलने वाली सबसे पहली नदी। जैसे ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश पहुंचती है तो सबसे पहले एक नदी आके उससे मिलती है, जिस नदी का नाम है आपका तीस्ता। ये क्वेश्चन भी बहुत आपसे पूछा जाता है, भाई तीस्ता नदी कहां से निकलती है? तीस्ता नदी भारत के सिक्किम राज्य से निकलती है, कंचनजंगा जहां पे है। आपने कंचनजंगा सुना होगा, सिक्किम में जो है कंचनजंगा है, वहां से इसका जन्म होता है। और वहां से वो बांग्लादेश जाती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। पहले जैसे ब्रह्मपुत्र में जब ये मिलती है, उससे पहले ये गंगा नदी में मिलती थी, लेकिन भूकंप आने के कारण, मेरे ख्याल से 1870 का भूकंप था या 1877 का भूकंप था, ये 71 का जो था ऐसे समथिंग, या 1813 का था, ऐसे उस समय भूकंप आया था। और इतना भयंकर भूकंप आया कि तीस्ता नदी जो पहले गंगा नदी में मिलती थी, ऐसी उथल पुथल हुई उस भूकंप से कि वह नदी जो है मुड़ के दूसरे रास्ते पे चली गई और अब वो ब्रह्मपुत्र में आके मिलती। पहले वो गंगा की सहायक नदी थी, अब वो ब्रह्मपुत्र में जाके मिल रही है, ठीक है ना, तीस्ता। और फिर जब ये आगे बढ़ती है तो फिर गंगा नदी, जिसको वहां पे क्या कहते हैं जमुना, वो जमुना आके जो है, सॉरी गंगा को कहते हैं पद्मा, तो वो आके जो है आपका जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और दोनों के कंबाइन स्ट्रीम को क्या कहते हैं? मेघना, ठीक है ना। और ये जो मेघना नदी है, ये मेघना नदी फिर आगे बढ़ के कई छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बट जाती है। और छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बटने की वजह से, कई सारी धाराओं में बटने की वजह से, वहां पे दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है ना। तो इस तरह से सुंदरबन डेल्टा होता है। वैसे मैं आपको बताऊं, यहां से और भी मैं बताना चाहूंगा, लड़के बोलेंगे यार हैंग हो जाएंगे हम। एक बराक नदी भी आपका यहां से आती है, बराक नदी, ठीक है ना, मणिपुर से आती है बराक नदी। तो अगर भाई कोई लिखना चाहता है तो लिख लेना, बराक नदी जो है कहां पे है? बराक नदी आपका मणिपुर से आती है। मैं वहां पे इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि खिचड़ी पक जाएगी। और यह नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र की सहायक
नदी है आपकी बराक नदी, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना। आगरा में किसका है, क्या है आगरा में किसका? आगरा के पेड़े, क्या मथुरा के होते हैं पेड़े, आगरा के तो पेठे होते हैं। पंछी पेठा बहुत खाया है बेटे मैंने, आगरा का पंछी पेठा, ठीक है। तो ये है भाई आपकी बात। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी हमारा क्या होता है, समाप्त होता है, खत्म होता है। और इसको भी मैं आपका सेव कर लेता हूं, इसको जो है कीप करके डिस्कार्ड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यह है भाई आपका। तो बराक मणिपुर में, ये भी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, या मेघना की सहायक नदी है जब मेघना हो जाती है। सरस्वती नदी बेटा आपका वो हो गया। आगरा में किसका है, सेंटर नहीं, अच्छा एनडीए का सेंटर पूछ रहे हो, अच्छा एनडीए का सेंटर नहीं पता हुआ, एनडीए सीडीएस का। सर सरस्वती नदी खत्म हो गई है, हाँ विलुप्त हो गई है, ठीक है। सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो, बहुत सारी नदियां विलुप्त हो गई हैं। चलो एक खतरनाक बात बताता हूं, बताऊं बताऊं आपको खतरनाक बात, पहले हाँ बोलो। अगर खतरनाक बात बतानी है तो हाँ बोलो फिर। ये बात तुमने सुनी नहीं होगी कहीं। हाँ बतानी है, चलो ठीक है। एक खतरनाक बात बताता हूं तुम्हें, चलो एक खतरनाक बात आपको बताई जाए। जो हमारी गंगा नदी है ना, गंगा नदी, गंगा नदी को कहा जाता है एंटासिडेंट ड्रेनेज, ठीक है ना। एंटासिडेंट ड्रेनेज, एंटासिडेंट ड्रेनेज का मतलब होता है, मैं लिख नहीं रहा हूं सुन लो बात, लेकिन एंटासिडेंट ड्रेनेज का मतलब होता है, अभी हम क्या कहते हैं, गंगा नदी कहां से निकलती है आपका, गंगोत्री से, इससे पीछे वाला है ना हमारा, जैसे यहां से भाई गौमुख से निकल रही है, ठीक है। और गौमुख कहाँ है आपका, गंगोत्री कहाँ है आपका, हिमालय में है। भाई हिमालय में है आपका, ये माना जाता है ना। लेकिन जो गंगा नदी है ना, वो एंटासिडेंट नदी की जो है आपका, नदियों की जो है एग्जाम्पल है, जिसको पूर्वगामी नदी कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं उसे पूर्वगामी। इसका मतलब ये है कि अभी हम ये सोचते हैं कि हिमालय में जो गंगोत्री है, यहां से गंगा नदी का जन्म हो रहा है, लेकिन बात यह है, वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा नदी का जन्म गंगोत्री से नहीं हो रहा है, गंगा नदी का जन्म हिमालय से नहीं हो रहा है, गंगा नदी तो हिमालय से पहले की है, ठीक है ना। अभी तो हम कहते हैं कि भाई ये हिमालय है, हिमालय में गंगोत्री है और यहां से गंगा नदी का जन्म होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा है कि भाई गंगा नदी जो है वो एंटासिडेंट ड्रेनेज है, यानी कि जब हिमालय का भी जन्म नहीं हुआ था, गंगा तब से बह रही है। बस हुआ यह है कि जिस रास्ते से गंगा बहती थी, हिमालय वहां से उठ खड़ा हुआ, तो भाई गंगा का रास्ता बदल गया, ठीक है ना। पहले यहां बहती थी, अब पहाड़ बीच में से उठ गया है तो वो इधर बहने लग गई, लेकिन गंगा हिमालय से पहले थी, इसलिए इसको पूर्वगामी कहते हैं, इसको एंटेसिडेंट ड्रेनेज कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एनडीए में पूछा, अगर प्रीवियस ईयर लगा लोगे तो भाई साहब वो आप ये समझ लो कि लड़कों को खबर नहीं लग रही थी कि एंटेसिडेंट ड्रेनेज कहते किसको है। ये एक बहुत जबरदस्त फैक्ट है कि भाई गंगा नदी हिमालय से पहले से है, पहले से वो हिमालय से जन्म नहीं होता है। अभी तक भी वैज्ञानिक गंगा नदी का स्रोत नहीं पता कर पाए, असल में गंगा नदी निकलती कहां से है। विजिबल होती है वो गौमुख में, ठीक है ना, विजिबल होती है, दिखती है गौमुख से, लेकिन निकल कहां से रही है, उसका एक्चुअल में जो स्रोत है वो पानी का, वो है कहां पे, गंगोत्री कहा जाता है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है उस चीज का। और ये तो बात पक्का है कि हिमालय से पहले से है गंगा नदी, ठीक है ना। गंगा नदी का जो जन्म जन्म है वो हिमालय से पहले का है, अभी वो हिमालय के क्षेत्र में बहती है, गंगोत्री होते हुए ऐसे जो है, लेकिन वो पहले से है, इसलिए उसको एंटासिडेंट ड्रेनेज कहते हैं। तो गंगा कहां से आती है, चाइना से, भगवान जाने कहां से आती है, यही तो प्रश्न है। यही तो बता रहा हूं कि भाई अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं ढूंढ नहीं पाए कि गंगा का जन्म होता कहां से। अच्छा दूसरी खास बात, दूसरी खतरनाक बात बताऊं तुम्हें, बताओ, जानना है कि दूसरी खतरनाक बात, पहले बताओ। दूसरी खतरनाक बात जानना है, आकाश से वो भागीरथी लेकर आए थे, बताओ दूसरी खतरनाक बात बतानी है कि नहीं बतानी, बताऊं। हाँ, दूसरी खतरनाक बात यह है कि भाई अभी जो है आजकल जो चीजें चल रही हैं, जो मैं अभी करंट अफेयर में जो चीजें देखी हैं, उसमें मैंने एक चीज नोटिस की है कि कुछ समय में, अब कुछ टाइम पे इजराइल और ईरान का युद्ध होने वाला है, पक्का कुछ ना कुछ पंगा उनके बीच में होने वाला है। रीजन क्या है
कि अभी इजराइल में जो लड़ाई हुई थी, आपका फिलिस्तीन घुसा था इजराइल में, तो फिलिस्तीन के जो बंदे इजराइल में घुसे और वहां उन्होंने जो मारकाट मचाई और फिर इजराइल ने भी उसका जो है जवाब दिया था, वो बेसिकली ईरान ने करवाया था। सारी फंडिंग उसमें ईरान की थी और ईरान ने उसका समर्थन भी किया खुल्लम खुल्ला कि सही किया भाई तुमने इनके घर में जाके इनको मार दिया। तो इजराइल मतलब अब बिल्कुल उसकी नजर ईरान पे है। और मुझे कुछ समय से पूरा मेरा जो रिसर्च वर्क कहता है वो ये कहता है कि भाई आने वाले टाइम में इजराइल और ईरान की एक झड़प होने वाली है, पक्का होने वाली है। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान है, जैसे कश्मीर में है, तो हमें कश्मीर के लोग हमारे दुश्मन थोड़ी नहीं है, कश्मीर के लोग तो हमारे देश के लोग हैं ना। लेकिन वहां पे आतंकवादियों को कौन भेजता है? पाकिस्तानी। वो वहां से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ट्रेन करके, जितने भी हमारे आतंकवादी वहां पकड़े जाते हैं जम्मू कश्मीर में, जब हम उनका सामान चेक करते हैं क्या मिलता है हमें? पाकिस्तान का हथियार मिलता है। उनका पासपोर्ट जो होता है वो पाकिस्तान का होता है। करेंसी उनकी जेब में जो रहती है वो पाकिस्तान की रहती है। खाने पीने का जो सामान उनके साथ रहता है वो मेड इन पाकिस्तान होता है सारा। तो पाकिस्तान फीड कर रहा है ना उसको, पाकिस्तान उसको क्या कर रहा है, एक किस्म से उसको पनपा रहा है उसको, उसको जिसको कहते हैं पाल रहा है, पोस रहा है, और फिर वो भारत उसको भेजता है, भारत में भेजता है आतंकवाद। भारत में आतंकवाद का जन्म ही पाकिस्तान के द्वारा होता है। तो हम कभी भी कश्मीर के लोगों से गुस्सा नहीं होते, हम गुस्सा किससे होते हैं? पाकिस्तान से, यार तुम करवा रहे हो। तो ऐसे ही जो इजराइल है वो फिलिस्तीनियों से गुस्सा नहीं है, वो ईरान वालों से गुस्सा है कि भाई तुमने कराया सारा फंडिंग, पैसा, वो जिन पैरासूट से उतरे थे वो सारा ईरान ने दिए थे वो पैरासूट। तो इनके बीच में झड़प होने वाली, और जैसी ये झड़प होगी तुरंत अमेरिका भी उसमें कूदेगा। क्यों? इजराइल अमेरिका का बच्चा है, ठीक है। और इजराइल में जो यहूदी लोग हैं ना, वो भाई अमेरिका में बहुत टॉप टॉप पोजीशन पे है, मतलब अमेरिका का काम नहीं चल सकता इजराइल के बिना। मार्क जुकरबर्ग है वो यहूदी है, वो इजराइल का है। सोचो, फेसबुक जो सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है, और ऐसे ही बहुत टॉप टॉप की जगह पे सारे इजरायली बंदे बैठे हुए हैं। अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं दिया इस लड़ाई में, तो मतलब अमेरिका खुद कोलैप्स कर जाएगा। तो अमेरिका को तो मजबूरन में आना पड़ेगा। वैसे वो ईरान का घोर विरोधी है, तो वो विश्व युद्ध होने के पूरे पूरे चांस हैं। विश्व युद्ध ना भी हो तो मतलब कुछ भयंकर खतरनाक चीजें होंगी। मतलब ये मान के चलिए आने वाले 1-1.5 साल में कुछ तगड़े पंगे होने वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है ना, तगड़े। अभी तो रसिया यूक्रेन ये छोटे मोटा इस तरह से मैटर चल रहा है, लेकिन अगर अमेरिका अमेरिका ये कूद गए ना लड़ाई में, फिर भाई कुछ डेंजर ही पंगा होगा। मतलब सबसे प्राचीन रिवर किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन रिवर को जानने के लिए मेरे भाई नितेश, आज मैं प्राचीन ग्रंथों को ढूंढूंगा घर में जाके। प्राचीन ग्रंथों का मैं आज अध्ययन करूंगा पूरी रात, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जब मैं मिलूंगा आपसे, तो उन प्राचीन ग्रंथों से जो मुझे ज्ञान हुआ होगा कि इसमें प्राचीन कौन सी नदी है, तो वो फिर मैं आपको बताऊंगा उन प्राचीन ग्रंथों से, ठीक है। हम किसकी तरफ से जाएंगे? हम भाई हम किसी की तरफ से नहीं जाएंगे। ये मोदी जी बहुत चालाक हैं। मोदी जी जो है एक दूसरे को बोलते तो हाँ भाई तुम भी लड़ो ये करो, लेकिन मोदी जी जो है बहुत शातिर आदमी है। वो गुजराती जो है बिल्कुल बनिया वाला हिसाब है उनका, ठीक है ना। तो वो जो है उनको पता है भाई लड़ाई में नुकसान है। अभी जो है देखो, आप देखो ना इस समय दुनिया की जो दो बड़ी महाशक्तियां हैं, जैसे अमेरिका है, ठीक है ना, और आपका गुटनिरपेक्ष नहीं है, हाँ गुटनिरपेक्ष नहीं है। मतलब देखो अभी आप ही खुद सोचो ना, अमेरिका है वो लड़ाई में कूदेगा, ठीक है, और रशिया ऑलरेडी कूद रखा है, और दोनों की इकोनॉमी की बैंड बच जाएगी पूरी तरह से। भाई लड़ाई में जब कूदोगे तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, ये पक्का है, बहुत नुकसान। तो जो वर्ल्ड पावर जो है वो आपकी खत्म हो जाएंगी, उन पे पैसा कम हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएंगे। युद्ध लड़ने से आदमी कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता, कमजोर होते हैं देश। तो कमजोर हो जाएंगे भाई, पैसा सारा युद्ध में लग गया, तो अपने पे मौका होगा ना वर्ल्ड पावर बनने का। तो मोदी जी ऐसे नहीं कहते कि भाई हम वर्ल्ड पावर बनेंगे, ऐसे नहीं, पूरा दिमाग सोच के कि अब ये भाई लड़ने वाले हैं, आने वाले टाइम में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, और फिर हम लोग जो है हम मजे लेंगे, हम बनेंगे वर्ल्ड पावर, ठीक है ना। हम पाक से पीओके ले लेंगे ड्यूरिंग दिस वॉर, कुछ भी ले सकते हैं, पूरा पाकिस्तानी ले लेंगे वहां से, ठीक है ना, पूरा पाकिस्तान है बस, चलो शामिल हो जाओ दोबारा से। और फिर ठीक करेंगे उनको, रूल रेगुलेशन सिखाएंगे, डिसिप्लिन में लाएंगे उन सारे लोगों को, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ परमानेंट इलाज होने वाला है। मतलब 1-1.5 साल मान के चलो, 2024 से 2026 तक बहुत सारी चीजें होंगी। ये पक्का इसको लिख लो कि इस दिन सर ने ऐसा कहा था, ये होने ही वाला है पक्का, ठीक है। चलो बाकी चीजें इसमें कुछ पॉइंट आपके रह गए हैं, वो मैं कल परसों 15 कब है, आज कितनी है 13, कल 14 है 15, तो 15 तारीख को मैं तुम्हें जो है सारी
नदियों के बारे में बता दूंगा और कुछ डैम्स के बारे में बता दूंगा, और फिर एक दिन और लूंगा मैं 16 तारीख। उस दिन हम जो है 50 60 100 क्वेश्चन कर लेंगे, तो कुछ बढ़िया सा जो है माहौल बन जाएगा, ठीक है ना। आपको पार्क लेके चलेंगे, चाय पिलाने आपको। अच्छा बेटा, चाय पिलाने ले चलेगा, ठीक है, हो गया, ठीक है, ठीक है जी। चलो ठीक है, मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।